प्यार भरा नमस्कार सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथी स्वस्थ है, मस्त है, अध्ययन कर रहे हैं। गत सेशन में दोस्तों अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में जाना था और इस सेशन में अपने अध्ययन करने वाले राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में अपने जानेंगे। इस माह में अपने परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं और उनके बारे में अपने विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा समय जाया न करते हुए माँ शारदा को नमन करते हुए मैं अपने सेशन का प्रारंभ करने जा रहा हूं और परीक्षा की दृष्टि से अपने लिए महत्वपूर्ण प्रथम बिंदु क्या रहने वाला है, आइए चर्चा करते हैं। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कॉरिडोर का उद्घाटन। दोस्तों, भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यहाँ उन्होंने देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्षेत्रीय से मीन है दोस्तों, यह एक जो एनसीआर क्षेत्र है उसमें संचालित की जाएगी और एनसीआर क्षेत्र से जो भी स्टेट टच हैं उस क्षेत्र को में परिवहन को यातायात को सुगम व्यवस्था करने के लिए यह कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने रैपिड एक्स ट्रेन में यात्रा भी की जिसका नाम नमो भारत रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने से प्रश्न पूछा जाएगा हाल ही में उद्घाटन की गई रैपिड एक्स ट्रेन का नामकरण क्या रखा गया है, तो नमो भारत रखा गया है। पहले वंदे भारत संचालित की गई थी, अब नमो भारत संचालित की जाएगी। आइए जानते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आरआरटीएस के पहले चरण में 17 किमी की दूरी तय होगी जिसमें साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक की यात्रा होगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर मार्ग पर गाजियाबाद गुलदर दुहाई स्टेशन होंगे। दोस्तों, जब ये मेरठ से लेकर दिल्ली तक जाएगी तो इसके बीच में कौन कौन से मुख्य स्टेशन आएंगे, तो गाजियाबाद आएगा, गुलदर आएगा और दुहाई, ये 3 स्टेशन रहने वाले हैं। इस गलियारे की नींव प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2019 को रखी गई थी और इसका उद्घाटन कब किया गया है, 20 अक्टूबर 2023 को किया गया है। इस रैपिड ट्रेन का डिजाइन स्पीड है जो दोस्तों वो कितनी है, 180 है जो डिजाइन स्पीड है, लेकिन सामान्य रूप से ये कितने चलेगी, 150 से लेकर 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चालित होगी। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अपने लिए क्या है, आइए जानते हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस भारत में प्रथम चरण में क्रियान्वित किए जाने वाले 3 प्राथमिक गलियारों में से पहला है और 2 जो अन्य गलियारे में दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर से लेकर दिल्ली तक चलेगी दूसरा रूट, और तीसरा रूट होगा दिल्ली से पानीपत तक होगा। इस प्रकार ये 3 कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी जिसमें से एक कॉरिडोर की स्थापना की जा चुकी है। कब, 20 अक्टूबर 2023 को, और उसमें एक ट्रेन संचालित की गई है और उसका नाम रखा गया नमो भारत। ये अपने लिए जानने योग्य था। वित्त पोषण दोस्तों, जो आर्थिक सहायता है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, वो एशियाई बैंक दे रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्त की सुविधा प्राप्त हो रही है। और इस योजना में कुल कितनी लागत आने वाली है, 20,274 बिलियन डॉलर यानी 30,274 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। जानिए नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। दोस्तों, इस कॉरिडोर को किस प्रोजेक्ट के तहत चलाया जाएगा उसके बारे में जानते हैं। रैपिड रेल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा यह प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। एनसीआरटीसी में वस्तुतः भारत सरकार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त क्षेत्र की एक कंपनी है। एनसीआरटीसी का काम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यान्वयन करना है ताकि इन क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क सुविधा, संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास हो सके। इस प्रकार यह दोस्तों अपना था टॉपिक कि पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथियों को समझ आया होगा और आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं। दोस्तों, समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मान्यता देने पर की जो याचिका थी उसे क्या कर दिया दोस्तों, खारिज कर दिया गया है दोस्तों। और इसके कानूनी विवाह को मान्यता भी खारिज कर दी गई है और जो समलैंगिक जोड़े हैं वो गोद लेने के अधिकार को भी उस बहुमत को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला दिया है कि ऐसे कानून को मान्यता देना संसद के अधिकार क्षेत्र में है, यह सुप्रीम हमारे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर हम इस पर कोई एक्शन लेते हैं
तो एक प्रकार का क्या होगा, संविधान के अतिक्रमण के समान होगा। इस प्रकार हवाला देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। बस अपने को इतना इसके बारे में जानना था। आइए जानते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बिंदु को। क्या है दोस्तों, छात्र छात्राओं के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। दोस्तों ये क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों पहले इसके बारे में बता देता हूँ। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी क्या है दोस्तों, जिस प्रकार अपना आधार कार्ड है, आधार कार्ड की भांति एक इस प्रकार की एक आईडी बनेगी और उसमें 12 अंक होंगे, क्यूआर कोड भी होगा। ये प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक एक प्रकार का सभी छात्राओं के लिए कार्ड बनाए जाएंगे और जो 12 अंक होंगे उन 12 अंकों के माध्यम से प्रत्येक स्टूडेंट की जानकारी को, उसकी शैक्षणिक यात्रा रही है, जितने क्लासेज में उन्होंने अध्ययन किया है उसका सारा डाटा और जो भी शैक्षणिक उपलब्धियां रही है और अदर एक्टिविटीज में भाग लिया, सारा रिकॉर्ड उसके अंतर होगा। जिस प्रकार अपना भारत सरकार द्वारा संचालित है डिजी लॉकर ऐप, डिजी लॉकर में अपने सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, उसी प्रकार एक स्टूडेंट की सभी समस्त जानकारियाँ इस कार्ड के माध्यम से अपन को पता लग जाएगी। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये आईडी बनने वाली है इसका क्या नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है वो है अपार। अपने से पूछा जाएगा अपार क्या है, तो एक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत ये एक प्रकार की आईडी है। आइए जानते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक हर छात्र के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की योजना बनाई है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित को छात्रों के लिए APAAR को बनाने की प्रक्रिया शुरू अक्टूबर 2023 में निर्देश दिए गए हैं। इस विशिष्ट पहचान आईडी का नाम क्या होगा दोस्तों, अपार के नाम से जाना जाएगा। अपार की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, और आइए जानते हैं इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। APAAR आईडी छात्रों की शैक्षणिक यात्राओं, जिस प्रकार मैंने आपने बताया, उसके प्रत्येक छात्र की जो भी उसकी उपलब्धियां रही है और उनको ट्रैक किया जा सकेगा। और इसे क्या कह सकते हैं, एक एजू लॉकर की तरह भी इसे माना जा सकता है और एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री में अपने इसे कह सकते हैं। इसके सभी छात्रों को 12 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। यह पूरी तरह से आधार कार्ड की तरह होगा, जिस पर छात्रों को यूनिक कार्ड प्रिंट होगा। यह प्री प्राइमरी से लेकर हाई एजुकेशन तक इस्तेमाल किया जाएगा। APAAR और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पूरे भारत के छात्रों के लिए QR कोड होंगे। अगर ये कार्ड बनाने से पहले दोस्तों सबसे पहले सभी बच्चों के अभिभावकों से इसकी मंजूरी ली जाएगी। तो ये दोस्तों था वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के बारे में अपने जाना। और अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो यही है कि इसका नाम क्या रखा गया है, अप्पा रखा गया है, और उसकी फुल फॉर्म के बारे में अपन को ध्यान रखना है। और इसमें जो अंक होंगे वो कितने डिजिट के होंगे, तो वो 12 अंकों के होंगे। इतना ही अपने को याद रखना है। दोस्तों हाल ही में पर्यावरण को लेकर मद्देनजर रखते हुए 2 प्रकार की प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, वो अपने को ध्यान रखने कौन कौन से प्रोग्राम है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आइए जानते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इको मार्क योजना क्या है। जलवायु परिवर्तन, स्थिरता और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्रालय द्वारा 2 अग्रणी पहल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP और इको मार्क योजना की अधिसूचना 13 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है। 13 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है। उपयुक्त पहलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में घोषित लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है जानते हैं। आइए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक अभिनव बाजार आधारित व्यवस्था है जिसे व्यक्तियों, समुदायों और निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 8 प्रकार की प्रमुख गतिविधियां होगी: वृक्षारोपण, पानी, स्थायी कृषि, कचरे का प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थान, इको मार्क और टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा। इस प्रकार ये 8 प्रमुख प्रकार की गतिविधियां होगी जो अपने को इतनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस अपने को ध्यान में रखना है वही ये है कि इस योजना का प्रशासकीय रूप कौन होगा, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। आइए दोस्तों, इको मार्क योजना क्या है। इको मार्क योजना के अंतर्गत मानव प्राप्त उत्पाद न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव को सुनिश्चित करने के विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करेंगे। और इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा इस योजना का
संचालन किया जाएगा। तो ये अपने को याद रखनी है। बस 2 योजना के बारे में किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, और इसमें कुछ खास है नहीं। त्रिपुरा के 2 विद्रोही गुट सैनिकों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिए गए दोस्तों। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इन दोनों को केंद्र सरकार द्वारा आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है। दोनों संगठन वर्ष 1997 में पहली बार प्रतिबंध लगा था। इसे मई 2019 में 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। वर्तमान में कार्रवाई में पुनः 5 वर्ष के लिए इसे प्रतिबंध बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना में कहा गया कि NLFT और ATTF को घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ गठबंधन में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना है। इन पर प्रतिबंध क्यों बढ़ाया गया है दोस्तों? इनका उद्देश्य है कि ये जो संगठन है, आतंकी संगठन, इन पर इसलिए क्योंकि उन्होंने उद्देश्य बताया कि पूर्वोत्तर राज्य के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठन हैं उनके साथ गठबंधन करके और सशस्त्र संघर्ष यानी क्रांति के माध्यम से या युद्ध के माध्यम से त्रिपुरा को अलग करके स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना है। इसी कारण इस प्रकार इन पे प्रतिबंध की सीमा को बढ़ा दिया गया है। बस अपने को इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने किया तेलंगाना में सुपर थर्मल पावर परियोजना के पहले संयंत्र का लोकार्पण। कहाँ किया है दोस्तों? अभी हाल ही में पहले तेलंगाना के सुपर थर्मल पावर प्लांट परियोजना का लोकार्पण, वो 800 मेगावाट का संयंत्र का भी लोकार्पण तेलंगाना के निजामाबाद में एक कार्यक्रम में 3 अक्टूबर 2023 को किया गया है। ये पेडापल्ली जिले में स्थित यह परियोजना तेलंगाना को कम लागत पर अधिक बिजली प्रदान करेगी। परियोजना का दूसरा संयंत्र चालू होने पर इस बिजली के संयंत्र की स्थापित क्षमता बढ़कर 4000 मेगावाट हो जाएगी। अभी तक दोस्तों 800 मेगावाट है, लेकिन इसका दूसरी इकाई जब प्रारंभ होगी तो इसकी कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? वो 4000 मेगावाट हो जाएगी। तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्लांट देश में NTPC के सभी बिजली संयंत्रों में सबसे आधुनिक बिजली संयंत्र है। इस परियोजना की आधारशिला 2016 में रखी गई थी। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में संचालित हो रहा है, तो इसकी जो जितनी भी क्वालिटीज़ होगी वो आधुनिक तौर तरीके पर आधारित होगी। तो ये सबसे आधुनिक ही रहने वाला है, ये तो अपने को भी पता है। और अपने को याद रखना है कहाँ की गई है अभी सुपर तेलंगाना के कौन से ज़िले में की गई है? तो पेडापल्ली ज़िले में की गई है। NTPC की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना का प्रथम चरण का पेडापल्ली जिले में NTPC के मौजूद रामागुंडम स्टेशन के परिसर में उपलब्ध भूमि पर 10,998 करोड़ की अनुमोदित लागत पर स्थापित किया जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित। दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव घोषणा 9 अक्टूबर 2023 को की गई है। और इन 5 राज्यों में कुल कितनी विधानसभा में? तो 679 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। कितनी विधानसभा में? 679। इसे अपने याद रखेंगे 6, 7, 8 से। 6, 7, 8 से ऑप्शन में होगा तो अपने आप मिलेगा 6, 7, 9। तो इसे याद अपने कर लेंगे। बस यही याद रखना था। कहाँ कहाँ है अभी होने वाले हैं चुनाव? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। और इसके बारे में महत्वपूर्ण कोई जानकारी अपने से नहीं पूछी जाएगी। स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अपने याद रखना है दोस्तों। क्या है मेरा युवा भारत? एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी 11 अक्टूबर 2023 के बाद इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, कब होता है राष्ट्रीय एकता दिवस? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। लॉन्च किया गया। माई भारत युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक शिक्षण संयंत्र के रूप में कार्य करेगा। क्या है दोस्तों माई भारत? आइए जानते हैं। माई भारत का उद्देश्य है युवाओं के विकास हेतु एक संपूर्ण व्यापक मंच तैयार करना। एक निकाय तैयार हो रहा है जिसमें सभी प्रकार की जो युवाओं के लिए, युवाओं को भविष्य बनाने के लिए उसमें एक मंच के रूप में इसे स्थापित किया जा रहा है। यह स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को लाभान्वित करेगा। इस कार्यक्रम के घटक विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए, जिसके लाभार्थी 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के किशोर होंगे। यह एक स्वायत्त निकाय है जो युवा लोगों और मंत्रालयों के बीच वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा और यह एक केंद्रीकृत युवा डाटाबेस बनाएगा। इस नवीन व्यवस्था के तहत देश के युवाओं को संसाधनों तक पहुंच बढ़ेगी, अवसरों से जुड़ जाएंगे और वे परिवर्तन का प्रहरी बनकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। दोस्तों इसका
बस उद्देश्य यही है कि युवाओं के विकास हेतु तो संपूर्ण और व्यापक मंच तैयार करना, जिसमें युवाओं के लिए बेहतर एक प्रकार के जो रोजगार मेले हैं वो आयोजित किए जाएंगे और कई सारे जो अन्य गोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है जो युवाओं के भविष्य के निर्माण में लाभकारी हो। आइए जानते हैं अन्य फैक्ट की ओर। प्रधानमंत्री ने किया अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अपने से पूछा जाएगा कि हाल ही में कि अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है और उद्घाटन कब किया गया है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में। कब किया गया? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर किया गया है। यह देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र होगा। ठीक है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्थापित एक निकाय है। यह केंद्र को एमपी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। ये अपने को जानकारी नहीं रखनी है, अपने को जानकारी केवल इतनी रखनी है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, ग्वालियर में किया गया है और यह देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र होने वाला है। और अन्य दोस्तों 2 अक्टूबर को क्या क्या शिलान्यास हुए, क्या क्या लोकार्पण हुए, उसके बारे में अपन जान लेते हैं, जो अपने को ध्यान में रखनी है और अपनी अपनी क्रोनोलॉजी में जरूर इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर के में ही लगभग 19,260 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण 2 अक्टूबर 2023 को किया। ग्वालियर में क्या क्या किया है आइए जानते हैं। दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया है दोस्तों। PMAY ग्रामीण के तहत 2.2 लाख से अधिक घरों का गृह प्रवेश की शुरुआत की गई। PMAY शहरी के तहत निर्मित घरों का लोकार्पण किया गया। शिलान्यास जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का आधारशिला रखी गई। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया गया। इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई। इस प्रकार ये प्रमुख शिलान्यास उद्घाटन किए गए थे। उत्तराखंड की जामरानी बांध को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी जो मिल चुकी है। आइए जानते हैं। पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि हाल ही में कौन सी बांध परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है, तो वो है जमरानी बांध। जमरानी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। अभी थोड़ी गत सेशन में अपने उत्तराखंड के एक पैलेस के बारे में जाना था, सतौली। उसके बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, वो किस लिए अपने को याद रखना है। सतौली के बारे में जरूर बताना दोस्तों। जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी कब मिल चुकी है? 25 अक्टूबर 2023 को दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। वस्तुतः उत्तराखंड की उक्त परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, त्वरित सिंचाई परियोजना लाभ क्रम के रूप में शामिल करने की मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना 1975 से लंबित पड़ी थी। ठीक है दोस्तों। और इसमें परीक्षा की दृष्टि से अपने लिए कोई महत्वपूर्ण तथ्य है नहीं। अपने को यही ध्यान में रखना है कि जमरानी बांध परियोजना कहाँ पर है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू की गई थी और PMKSY का त्वरित सिंचाई लाभ क्रम घटक के प्रमुख रूप में और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता के निर्माण से संबंधित है। और PMKSY AIVP के तहत 53 योजनाएं अभी पूरी की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, यह था अपने बेसिक जाना है PM प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, जो कब से शुरू हुई थी? 2015-16 से शुरू किया गया था। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 दोस्तों क्या है आइए जानते हैं। 360 वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 ये इसका शीर्षक था। जारी कौन करता है? हुरन इंडिया और 360 वन वेल्थ है इसका जारी करते हैं। कब की गई? 10 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। दोस्तों हुरन इंडिया में क्या जो रिच पीपल होते हैं उनकी लिस्ट जारी होती है, वो अपने को ध्यान में रखना है। शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी रहे हैं। और अपने को ध्यान रखना नहीं है। और जो मेन है वो ध्यान में रखना है कि जेप्टो के फाउंडर कैवल्य बोहरा, जिनकी आयु 20 वर्ष है, वो सबसे कम उम्र आयु के बिलियनियर है, वो अपने को याद रखना है। जोहो की राधा बेबू ने फाल्गुनी नायर को पिछड़ते हुए सबसे अमीर स्वनिर्मित भारतीय महिला का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों ये अपने को 2 तथ्य याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेशनल न्यूज इन शॉर्ट। नेशनल न्यूज इन शॉर्ट में क्या है चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों के शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 अक्टूबर 2023 को किया। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित ये केंद्र कितने जिलों में होंगे? 34 ग्रामीण जिलों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे।
प्रत्येक केंद्र में कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो अपने से पूछा जाएगा कि प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र कहाँ स्थापित किए हैं? महाराष्ट्र में। और कितने? 511। प्रोजेक्ट उद्भव, जानते हैं प्रोजेक्ट उद्भव क्या है दोस्तों? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय सेना विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किया, जो भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के एक सहयोगात्मक पहल है दोस्तों। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जो पहले प्राचीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, कि आधुनिक जो समस्याएं, वर्तमान में जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं से चुनौतियों का निपटान करने के लिए जो पहले जो इतिहास में जिन प्रथाओं को यूज किया जाता था उनके बारे में प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना है। और इस प्रकार ये कब किया गया इसका शुभारंभ? तो 21 अक्टूबर 2023 को किया गया। क्रिस्टिशन बोल्टिवॉय, भारत हैं हम, ये क्या है दोस्तों? ये बहुत ही रोचक तथ्य है अपने लिए और बिल्कुल इसे मद्देनजर रखना चाहिए और इसे देखना भी चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए ऐतिहासिक रूप से बहुत रुचिपूर्ण है और अपने को इतिहास के बारे में जानने के लिए कुछ पहलू मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्रिस बोल्टिवॉय भारत के केंद्रीय संचार न्यूज ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिक स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सीजन वाली एक एनिमेटेड सीरीज है दोस्तों। एनिमेटेड होगी ये। KTV, भारत हैं हम, KTV नाम रखा गया है क्रिस बोल्टिवॉय। ट्रेलर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। देखिए जरूर दोस्तों, इसमें 11-11 मिनट के कितने एपिसोड है? 52 एपिसोड हैं, जिनमें वर्ष 1500 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां शामिल है। इस सीरीज में मेजबानी प्रतिष्ठित एनिमेटेड पात्रों क्रिस बोल्टिवॉय के द्वारा की गई है, जो KTV मूवी सीरीज में पहले से काफ़ी लोकप्रिय है। और अपने को मेन जो फैक्ट है वो है ये है कि भारत हैं हम वेब सीरीज को कितनी भाषाओं में निर्माण किया जाएगा? तो 12 भाषाओं में इसका निर्माण किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत है हम जो वेब सीरीज है उसका कितनी भाषाओं में निर्माण किया जाएगा? तो 12 भाषाओं में निर्माण किया। टोटो भाषा, ये दोस्तों भूटान की भाषा है और ये अपने भारत में ये क्या हो रही है? लुप्त हो रही है, इसलिए इसको जान लेते हैं क्या है। टोटो भाषा भूटान की सीमा में से लगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोग मात्र 1600 लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, जो विलुप्त होने के कगार पर है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के प्रयासों से इस भाषा को एक शब्दकोश तैयार किया गया है। टोटो शब्द संग्रह शब्दकोश एक त्रिभाषी शब्दकोश है, टोटो बंगाली और अंग्रेजी। न्यूज पे टोटो भाषा मुख्य रूप से मौखिक रूप से बोली जाती है। इस समुदाय के प्रमुख सदस्य पद्मश्री से सम्मानित धनीराम टोटो ने वर्ष 2015 में एक लिपि विकसित की, लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति इसे या तो बंगाली लिपि में लिखते हैं या बंगाली भाषा में लिखते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में टोटोपारा नामक एक छोटे से इलाके में रहने वाले लोगों को मंगोलाइड माना जाता है। तो इस प्रकार ये टोटो भाषा से इसके बारे में जाना। तो आज अपने अध्ययन किया राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, और अब दोस्तों इन शॉर्ट अपने जान लेते हैं अपने लिए क्या क्या महत्वपूर्ण थे। एक बार रिकैप कर लेते हैं। अपने जाना है टोटो भाषा के बारे में, भारत है हम वेब सीरीज के बारे में, प्रोजेक्ट उद्भव क्या था इसके बारे में जाना है। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र कहाँ स्थापित किए गए? तो महाराष्ट्र में। हुरन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे टॉप कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी रहे हैं। ठीक है दोस्तों। जमरानी बांध का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जमरानी बांध उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। मेरा युवा भारत की स्थापना कब की गई है? 31 अक्टूबर 2023 को की गई है, और इसमें 15 से लेकर 30 वर्ष की आयु तक सभी युवाओं को सम्मिलित किया जाएगा, ये इसका आधार रखा गया है। और प्रधानमंत्री ने किया अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कब किया? ग्वालियर में किया है, और 2 अक्टूबर 2023 को किया गया है। अभी एक सुपर थर्मल पावर परियोजना का लोकार्पण किया गया, वो कहाँ? तेलंगाना में। 5 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं, और इस प्रकार ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण था 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID। इसके बारे में अपन ने जाना है कि 12 अंकों की एक ID होगी, और उसमें प्रत्येक छात्र का क्या होगा? बायोडाटा उसमें होगा। मात्र एक क्लिक के माध्यम से उसकी सभी शैक्षणिक यात्राओं को और उसकी ग्रेट अचीवमेंट को अपन जान सकते हैं। और सबसे मेन जो है, जो देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। ये 3 कॉरिडोर बनने हैं, जिसमें से प्रथम कॉरिडोर दिल्ली से लेकर मेरठ तक कॉरिडोर का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को किया जा चुका है, और इसमें एक ट्रेन संचालित की गई है, उसका नाम क्या रखा गया है? नमो भारत। आइए जान लेते हैं, रिकैप करते हैं। 1 मिनट राष्ट्रीय परिदृश्य इन 1 मिनट मुहिम के तहत आइए जानते हैं। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। कब किया गया है? 20 अक्टूबर को किया गया है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? दिल्ली से मेरठ तक। ठीक है। इसमें जो ट्रेन संचालित की है वो कहाँ से की गई है?
उसका नाम क्या रखा गया, नमो भारत रखा गया है, ठीक है। और वित्त पोषण कौन कर रहे हैं, एशिया विकास बैंक कर रहे हैं, ADB बैंक कर रहे हैं, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा इसे वित्त पोषण मिल रहा है। तो ये था दोस्तों अपने रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। समलिंगी विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दोस्तों। छात्राओं के लिए 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID, जिसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, अपार रखा गया है। और ये कितने अंकों का होगा, 12 अंकों का होगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। त्रिपुरा के कौन से 2 विद्रोही गुट केंद्रीय कानूनी संगठन घोषित किए गए हैं, तो NLFT और ATATF पर क्या कर दिया, प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने किया गया तेलंगाना में सुपर थर्मल पावर परियोजना के पहले संयंत्र का लोकार्पण, जो कौन से जिले में, पेडापल्ली में। कितने मेगावाट का, 800 मेगावाट का। कब किया गया दोस्तों, 3 अक्टूबर 2023 को। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में तिथियां घोषित की गई है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान, तेलंगाना। यहाँ पर मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव आगामी समय में होने वाले हैं। स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत को मंजूरी कब मिली है दोस्तों, 31 अक्टूबर को मिली है। प्रधानमंत्री ने किया अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन ग्वालियर में कब किया गया, महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2023 को। उत्तराखंड की जामरानी बांध परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, ठीक है। और उत्तराखंड में आपसे पूछा था मैं सतौली के बारे में, जरूर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, क्योंकि अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। हुरन इंडिया रिच लिस्ट के बारे में जाना, जिसमें मुकेश अंबानी है और केशव भैव है, उसके बारे में अपने जानना था। और प्रोजेक्ट उद्भव क्या है उसके बारे में आप बताना। टोटो भाषा के और भारत है हम, ये भी इनके बारे में अपने को जान है। और आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि सभी मेरे प्रिय साथियों को सेशन पसंद आया होगा, तो ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।